हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमट एक्सपर्ट। आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो ये जो लेक्चर है पूरी बेसिक्स के ऊपर कवर होगा। मैं केमिकल रिएक्शंस जो भी साइंस के लेक्चर्स आएंगे, जो भी मैथ्स के लेक्चर्स आएंगे, चैप्टर वाइज आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिया जाएगा, जिससे कि आप धीरे धीरे उसको समझ पाएं और अच्छे से उसको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या होता है कि डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि दही का बनना, जैसे कि दूध को अगर हम गर्मी के समय में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम खाना को छोड़ देते हैं गर्मी के समय में, अगर आज सुबह बनाए हैं और फिर कल अगर दोपहर तक देख रहे हैं तो वो खट्टा हो जाता है। तो इन सभी चीजों में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जो हमारा फल्स होता है, जो फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, फल हमारा पक जाता है। तो इस तरह की चीजें जो होती है, पेपर का जलना, तो ये क्या है, आखिर इसमें क्या चीज हो रहा है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो कुछ मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूं, उसको मैं समझाता हूँ पहले। तो हमारा है कि इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी थिंग्स दैट आर चेंजिंग विद टाइम। यानी कि हम देखते हैं कि समय के साथ बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चेंज हो रही होती है। गाड़ी है, गाड़ी आगे जा रहा है। ठीक है, कोई पत्ता था, पेड़ था, पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया। ठीक है, पेपर पड़ा हुआ था, उसको जला दिया तो राख बन गया। तो इन सभी चीजों को देख रहे होते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं लेकर आया, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के समय हम रूम टेम्परेचर पर जब मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। फिर इसी तरह से फूड इसको खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्यों पक जाता है, उसका प्रॉपर्टीज क्यों अलग हो जाता है, वो थोड़ा सा मुलायम क्यों हो जाता है कड़ा से। फिर नेक्स्ट हमारा बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जो होता है, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो फिर धुआं निकलने लगता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, फिर राख बचता है हमें। नेक्स्ट हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लगना। फिर हमारा बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद वो बर्स्ट करता है, साउंड निकालता है और एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस करता है और साथ में बहुत सारा धुआं निकालता है। तो ये है हमारा बेसिक्स के बारे में, जिसमें कि क्या क्या चीजें होती है। तो ये सभी चीजें जो है वो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो चेंज के बेसिस पर यहाँ पर दो तरह का चेंज हम लोग को पढ़ना है। दो तरह का चेंज जो है एकदम बेसिक्स है, जिसमें कि हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को देखेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। दो तरह के चेंजेस में हमारा पहला चेंजेस है फिजिकल चेंजेस और दूसरा चेंजेस है केमिकल चेंजेस। तो समझते हैं क्या होता है फिजिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यानी कि जब भी कोई चीज बदल रहा है तो उसमें आपका जो सब्सटेंस पहले था वो वैसा ही बाद में भी रहेगा, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस पिघल रहा है तो आइस का जो फॉर्मूला रहता है वो वाटर ही रहता है, H2O रहता है। तो पिघलने के बाद वो वाटर लिक्विड बनेगा तो वो हमारा आइस का जो था वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल ही रहेगा, यानी कि फिजिकल चेंज हो गया। इसी तरह से लाइटिंग अ पीस ऑफ सॉलिड वैक्स, सॉलिड वैक्स को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा पिघल के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर वापस से उसको जमा के हम क्या कर सकते हैं, वापस से उसको फ्रीज करके सॉलिड वैक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जब पानी को गर्म करते हैं वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर को वापस से कंडेंस करके वाटर हम लेकर आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल और वाटर वेपर का मॉलिक्यूल दोनों ही सेम होगा। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। इसके बाद का देखते हैं क्या है हमारा, इसके बाद का केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज में अगर हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है, नया तरीके का सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस बनता है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ विक ऑफ कैंडल। ये हमारा विक है, कहाँ है ये विक, ये वाला जो बत्ती जिसको बोलते हैं। तो एक कैंडल का विक को जब हम बर्न करते हैं तो धीरे 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 देखते हैं हम क्या है कि वो कैंडल जलते जाता है और साथ में विक भी छोटा 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 होते जाता है। यानी विक भी छोटा हो रहा है, वो भी जलते जा रहा है, काला होते जाता है, वो वेपर के फॉर्म में चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब ये जो है ये पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। वो पहले व्हाइट व्हाइट कलर का आपको विक दिखता था, व्हाइट और ग्रे हल्का, फिर बाद में ब्लैक हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, जिसका मतलब वो कि वो केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद हमारा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। जो भी हमारा कील होता है लोहे का सामान होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो रस्ट लग जाता है।
और जब रस्ट लग जाता है फिर हमारे वो किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि जो लोहे पहले थे, जिस तरह के लोहा का प्रॉपर्टीज था, बाद में उसका जो प्रॉपर्टीज बना है वो लोहा का नहीं बना है, वो बिल्कुल अलग हो चुका है, वो हमारे काम का नहीं रह जाता, वो भुरभुरा टाइप का हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। इसके बाद हमारा रॉटिंग ऑफ फ्रूट है। तो फ्रूट जो हो गया, अगर कच्चा जब रहेगा तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, टाइट रहता है, उसका टेस्ट अलग रहता है। तो लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो पक जाने के बाद मीठा लगता है, कोई खट्टा लगता है। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर पक जाने पर कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। वैसे ही अगर हम किसी और को ले लें, जैसे अगर हम मैंगो को ले लें, मैंगो अगर कच्चा रहता है तो खट्टा लगता है, लेकिन जब पक जाता है तो फिर पक जाने पर मीठा लगता है। तो यानी कि वो पूरी तरह से अलग हो जाता है, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। बेसिकली हमारा जो चैप्टर्स है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, तो जो भी केमिकल चेंज होता है उसी केमिकल चेंज से रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस था। तो केमिकल चेंज जो भी होता है उसमें हमने क्या देखा, तो इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको याद रखना है कि जब भी हमारा केमिकल चेंज होता है, whenever a chemical change occurs, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कि जब भी आपका केमिकल चेंज होता है तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि वो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन था उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स था उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो कैंडल का विक था वो जो जल रहा था, बर्निंग ऑफ विक ऑफ कैंडल, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शंस में गिना जाएगा। तो अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सर, कि हमने ये तो समझ लिया कि केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन से कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। क्या उसका कोई तरीका होता है, क्या उसका कोई ऑब्जर्वेशन होता है जिससे पता चल जाए कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हम लोग कैसे ये जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ और फिर समझाऊंगा उस एग्जांपल से कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हमें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम when magnesium ribbon is burnt in air, ठीक है। when magnesium ribbon is burnt in air, it burns with a white dazzling color, a white dazzling light, and a white magnesium oxide is formed as S, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या एग्जांपल हमने लिया है। तो एग्जांपल है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, इट बर्न्स विथ अ व्हाइट डेजलिंग लाइट एंड अ व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज एस। ये बात ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हम नोटिस करके लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि आप इसको स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर क्या होता है कि एक तो व्हाइट कलर का डेजलिंग लाइट हमें मिलता है और साथ ही ये देखने को मिलता है कि उसका राख बच जाता है एज एस, व्हाइट कलर का एस हमें मिलता है जिसे राख बोलते हैं। तो वो हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला रिएक्शन जो था इसमें समझा कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। न्यू प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मेरे पास क्या था, मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन था। रिबन होता है बेसिकली जो आपका फीता टाइप का होता है, उसे मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर समझना है कि इसमें एक तो व्हाइट कलर का डेजिलिंग लाइट हमें मिला, दूसरा यहाँ पर हमें एस मिला। तो यहाँ पर एक तो कलर में चेंज आया और हमें एक नया प्रोडक्ट भी मिला है। तो जब भी कलर में चेंज होगा इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है। तो सेकंड एग्जांपल में है कि व्हेन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 is added to the zinc granules, it forms a colorless gas that is हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट में क्या है हमारा कि व्हेन डाइल्यूट HCl। अब देखो डाइल्यूट HCl यहाँ पर जो ध्यान से इसको देखना, ये जो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 लिखे हैं इसका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। कि जब कभी भी तुम्हारा पानी अगर ज्यादा मात्रा में होगा, वाटर ज्यादा मात्रा में होगा, उसमें जो सॉल्यूट जिसको तुम मिलाए हो, जैसे नमक मिलाए हो या फिर चीनी मिलाए हो या फिर कोई एसिड मिलाए हो, तो वो अगर कम मात्रा में रहता है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट। जैसे कि अगर 100 ml का वाटर है तो उसमें 2 ml 4 ml अगर तुम एसिड सॉल्ट या कुछ भी मिलाए हो तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है ना, डाइल्यूट मतलब पूरी तरह से पतला हो गया एक तरह से, ये ऐसा समझो। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट H2SO4 है। इसको जो हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स में ऐड करते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब होता है, जिंक एक मेटल है, उसका ग्रेनुअल्स यानी कि छोटा छोटा दानेदार जैसा, नमक के जैसा कुछ वो जिंक होगा तुम्हारा। ठीक है ना, कंकड़ के जैसा छोटा छोटा। तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 को जब जिंक ग्रेनुअल्स में हम मिलाते हैं तो वहां से एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ कलरलेस गैस जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो सेकेंड एग्जाम्पल में समझ में आया कि यहाँ पर गैस निकल रहा है, तो जब गैस निकलेगा तो उसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना, तो दो एग्जाम्पल्स में से हमने समझा कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को समझ सकते हैं कि वो हुआ है या फिर नहीं हुआ, वो केमिकल रिएक्शन ही है कि कुछ और है। तो न्यू चीज बनेगा, कलर में चेंज होगा, फिर हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो यानी गैस का इवॉल्वमेंट हो रहा है। तो इस तरह से कुछ और पॉइंट्स है जिसको मैं लिखूंगा, तो उसको आपको याद रखना है। और हाँ, मैं यहाँ पर साथ ही बताते चलता हूँ कि आप जो भी क्लासेस में कर रहे हो, आप कॉपी और पेन को लेकर बैठो और जो भी क्लासेस में बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते चलो, अपने नोट्स को खुद बनाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हें रिवीजन करने में खुद का नोट ज्यादा अच्छा लगता है। हमें अपना बनाया हुआ चीज ना बड़ा खूबसूरत लगता है और उसको सजा के रखने का मन करता है और उसे पढ़ने का भी ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमारा फैमिलियर हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे और साथ में कॉपी पेन लेकर इसको करते चलेंगे। ठीक है ना, इसके बाद मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होने के लिए जरूरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट मिटा रहा हूँ। ओके, 1 2 3। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं VVI लगा दे रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके पहले का बेसिक्स था उस पर आपको ज्यादा खास ध्यान नहीं देना है। यहाँ से आपका जो भी चलेगा वो आपका लेक्चर्स में है और इसी पर बेस सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कि कभी भी आपका अगर स्टेट चेंज होता है कि वो अगर गैस से सॉलिड बन गया या फिर सॉलिड से गैस बन गया तो उसे हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, टोटल हमें 4 पॉइंट लिखना है, सेकेंड, थर्ड और फिर 4 लिखना है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में है हमारा चेंज इन कलर। तो अगर कभी भी किसी भी चीज में कोई आपस में रिएक्शन कर रहा है, कोई आपस में केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें कलर का चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा हमारा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकलेगा तो होगा। फोर्थ हमारा है कि चेंज इन टेम्परेचर,
कभी कुछ रिएक्शंस आपने देखा होगा कि उसको करने में हमारा क्या होता है कि वो टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे पेट्रोल का अगर हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, यानी टेम्परेचर बढ़ गया। सिंपल सा बात है, कागज को जलाते हैं तो हीट निकलता है, टेम्परेचर बढ़ा है उसका, उसको हम डायरेक्टली छू तो नहीं पाएंगे, हमें गर्म लगेगा। तो ये चीज जो 4 पॉइंट है वो आपका ऑब्जर्वेशन है, जिससे पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कि कब होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो केमिकल रिएक्शंस मतलब a process in which one or more new substances a process in which one or more new substances undergo a chemical change undergo a chemical change to produce new substances with entirely different properties are known as chemical रिएक्शन। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज, यानी कि एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस आपस में केमिकल चेंज करते हैं कुछ, और उससे न्यू सब्सटेंस बनता है जो कि पूरी तरह से इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो इतना दूर तक समझ में आ गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं ऊपर मिटा रहा हूं, जल्दी से मिटाता हूं। आप लोग थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए, क्लासेस कर रहे हैं तो थोड़ा पानी भी साथ में लेकर रखिए, प्यास लगेगा, क्लासेस छोड़ के नहीं जाना है। क्लास जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर वो सब पूरा कंप्लीट करके ही उठना चाहिए, तो अगर पानी आपके साथ में रहेगा तो अच्छा है। तो कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग। क्या है केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान देना है। इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट of atoms takes place and no new atoms formed। ठीक है, तो अभी आप इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, इस पर डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं समझा दे रहा हूँ कि इन अ केमिकल रिएक्शंस ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, यानी कि जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो आपका एटम्स है उसका रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि जो एटम्स है वही इधर से उधर करता है और नया चीज बनता है। उसमें कोई भी न्यू एटम्स आपका नहीं फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अगर मिक्स करेंगे तो वाटर बनता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में H मॉलिक्यूल्स H एटम्स होता है और ऑक्सीजन में O एटम होता है, तो उन दोनों को मिलाकर ही वाटर बनता है। वाटर में भी H और O ही एटम होगा, उसमें कोई भी न्यू एटम नहीं आता है। कि ऐसा नहीं कि उसमें क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, या फिर आपका कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सिल्वर आ गया, उस तरह कोई भी एटम नहीं आता है। ठीक है ना।
केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग हमारा कुछ नोट पॉइंट है, उसको आप इसे जरूर नोट करें। तो क्या है नोट पॉइंट? नोट पॉइंट है हमारा इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन कॉमा ओनली rearrangement of atoms, rearrangement of atoms takes place and no new atoms formed। ठीक है, यानी कि कभी भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आपके एटम्स का ही रीअरेंजमेंट होता है, उसमें कोई भी न्यू एटम्स आपका फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, तो उन दोनों को अगर आपस में मैं मिला दूं तो मिलाने के बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, तो वाटर में जो एटम्स है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो एटम्स है वो बिल्कुल सेम होगा। हाइड्रोजन में H एटम्स है, ऑक्सीजन में O एटम्स है, इन दोनों को आपस में मैंने मिलाया, इससे बन गया हमारा वाटर। वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एटम्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है ये कहता है कि कभी भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, कोई भी न्यू एटम फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को दिखाया कैसे जाता है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल वर्ड इक्वेशन। पहला तरीका केमिकल वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। दूसरा तरीका हमारा है केमिकल इक्वेशन, मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे बाय वर्ड। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन में पहला जो एग्जांपल्स लिया था मैग्नीशियम वाला, उसी को मैं वर्ड में लिखकर बता रहा हूँ। तो देखिए वहां पर क्या था कि जब एक मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो देखो कोई भी चीज जो जलता है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है। एयर में बहुत सारा गैस रहता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है और जलने के बाद क्या बन रहा है, जलने के बाद वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि हमारा एक एस है, यानी कि वो राख है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सब्सटेंस मैग्नीशियम था, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन था, दो चीज आपस में रिएक्ट किया, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लस साइन का यूज किया। फिर ये दोनों रिएक्ट करने के बाद कुछ बना, उस बनने वाले ये जो है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और ये एरो दे रहा है कि रिएक्शन हमारा इधर से उधर गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो लेफ्ट साइड में है दिया हुआ, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड में जो हमारा दिया हुआ रहता है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड में जो हमारा बन रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जो रिएक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बन रहा है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है ना, दूसरा जो तरीका है वो हमारा है केमिकल फॉर्मूला, और ये हमारा शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट वे है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को दिखाने का, सबसे आसान तरीका है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है ना, क्या केमिकल फॉर्मूला कि मैग्नीशियम को किस तरह से शॉर्ट में दिखाते हैं, ऑक्सीजन को कैसे दिखाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम को हम लोग दिखाते हैं Mg से, फिर प्लस ऑक्सीजन को दिखाते हैं O2 से, ऑक्सीजन गैस है ना तो उसे O2 से दिखाएंगे। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारा MgO हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो दिखाना होता है इसे केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बैलेंस कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सर आपने ये बैलेंस क्यों किया, तो मैं इसको आगे में कंटिन्यू करूंगा कि क्यों मैंने आगे इसमें नंबर्स लगाया है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने अभी केमिकल रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जो अभी देखा कि लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट साइड को प्रोडक्ट्स बोलते हैं।
तो इसी को अभी हम डेफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको अगर पूछा जाए तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है रिएक्टेंट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होता है सर? रिएक्टेंट्स देखो बड़ा ही आसान, एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, क्या है? द न्यू सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन a chemical reaction, in a chemical reaction. The new substances that take part in a chemical reaction is known as reactants. Is known as reactants. ठीक है ना, तो इसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड हमारा है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट्स के बारे में ये है कि न्यू सब्सटेंस the new substances formed in a chemical reaction is known as product। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में जब कोई भी न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शंस में, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट्स में क्या होता है कि द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो सब्सटेंस हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, रिटन इन लेफ्ट साइड। जो हमारा एरो है ना ये वाला, इस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, और प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं? तो रिटन इन राइट साइड। तो ये हमारा जनरल तरीका है कि हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन याद रहेगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन है, क्या होता है केमिकल इक्वेशन? द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस स्पीसीज। Symbols and formula of various species involved is called a chemical reaction, chemical equation। सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है chemical equation, chemical equation। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिस्टम के जरिए वे में चलेगा आपका रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम लोग सिंबल्स का यूज करेंगे। जो भी स्पीसीज उसमें इन्वॉल्व है, जो भी सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर रखना है। वो पॉइंट्स क्या है? अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी आपका चीज रिएक्ट कर रहा है और राइट साइड में जो भी चीज आपका रिएक्ट कर रहा है वो बराबर बराबर मात्रा में होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट्स में आपने जितना सामान लिया, जितना भी मास का लिया, उतना ही आपको राइट में जो प्रोडक्ट मिलेगा उतना ही मास का मिलना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लेते हैं। ये आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास को ना ही क्रिएट करते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन। जितना मास हमने लिया था रिएक्शन में उतना ही मास में बाद में मिलेगा। ये सिंपल सा बात है। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इट ओनली, ये तभी हो सकता है जब हमारा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल। तो यानी कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एटम्स है वही मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है,
इस कारण से अगर दोनों साइड मास को अगर हम सेम करना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड सेम कर देंगे, तो हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा, उससे हो जाएगा कंप्लीट, बैलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं उस मास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये मिक्स होता है, रिएक्ट करता है और हमारा बनता है वाटर। ठीक है, अभी मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है, इसके आगे कोई भी नंबर्स लगा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। यहाँ पर H2 है, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 का मास कितना होगा, 1 इंटू 2, ये कितना आ गया, तो 1 इंटू यानी कि 2 ग्राम आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का गैस का अगर मास निकालें, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 16 इंटू 2 करेंगे, 16 टू कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें, टोटल तो टोटल इन दोनों का कितना आ रहा है, 2 प्लस 32 डेट इज 34 ग्राम के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर राइट साइड में अगर हम निकालने जाए कि इसका मास, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 ऐसा एटम है मेरे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो एक का 16 मास होता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 टू 2 प्लस 16 डेट इज 18 ग्राम आ गया। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स है हमारा, उसका मास 34 ग्राम के बराबर है उसका, और राइट साइड में जो आपका प्रोडक्ट है वो 18 ग्राम के बराबर है। और ये दोनों यहाँ पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हमारा बराबर नहीं हो रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये तो वायलेट कर गया। किसको वायलेट कर गया, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर दे रहा है, यानी कि उसको उसके लॉ को तोड़ दे रहा है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जितना सामान लिए उतना बना ही नहीं, कि अगर हमने एक बाल्टी पानी लिया जो कि 10 लीटर था, उसमें 5 लीटर मैंने कुछ रसना मिला दिया, तो फिर वो तो 15 लीटर होना चाहिए, तो फिर ये कम कैसे हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी ध्यान दो कि मैंने यहाँ पर ये 2 ग्राम लिया, ये 32 ग्राम लिया, टोटल मिला के 34 ग्राम हो गया, तो यहाँ पर 18 ग्राम ही मिल रहा है, कम हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। तो जब नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो इसलिए उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना होता है। और बैलेंस करने में ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर्स लगाना है, उस नंबर्स को आपको इस फॉर्मूला के आगे लगाना होता है। यहाँ पर जो प्लेस होता है, इस आगे प्लेस पर ही आपको फॉर्मूला के आगे नंबर लगाना होता है। आपको इस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन में 2 लगा दिए, यानी कि आप ये वाटर लिख रहे हो और यहीं पर 2 लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो इसको बैलेंस करके मैं बता रहा हूँ कि क्या आएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें वाटर दे रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, जिससे हम 2 लगा देंगे, 2 1 जा 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये अब हमारा बैलेंस है। ये हमारा क्या था, बैलेंस नहीं था, यानी कि नॉट बैलेंस, और ये हमारा क्या हो गया, अभी बैलेंस हो गया है। अब इसको हम चेक करके बता दे रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का गैस का मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन का गैस का मॉलिक्यूल का कितना मास आया था, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम इंटू यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिला ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ग्राम हो गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना आया था, 32 ग्राम, तो यहाँ पर 32 ग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 32 डेट इज 36 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा लेफ्ट साइड में 36 ग्राम आ रहा है। अब राइट साइड चलते हैं, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना आया था, 18 ग्राम, तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है, 2 आगे लग गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हो गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 18 जा 36 ग्राम। तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह अब हमारा सेम आ चुका है, तो इसलिए बैलेंस करना जरूरी होता है। बिना बैलेंस का इक्वेशन आपका गलत बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ओके ना। जो हमने अभी समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड, तो उसमें हमने 2 तरह का इक्वेशन देखा था। एक हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो पूरी तरह से बैलेंस होता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर हर एक एलिमेंट का सेम हो जाता है उसे बैलेंस बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, अगर बराबर नहीं होता है, उसे अनबैलेंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन बताओ, अनबैलेंस का बताओ, तो आपको यहीं से बताना है, कुछ अलग आपको नहीं लिखना है। अगर बैलेंस का पूछा तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर बताना है द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element is equal on both sides is called balanced chemical equation। फिर से सुनो, the chemical equation in which, बस आपको स्टार्टिंग में कुछ ही लगाना, बाकी आपको सब कुछ कॉपी कर लेना है। The chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both sides is equal on both sides, that is reactant side and product side, is called बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और सेम चीज आपको अनबैलेंस में चिपका देना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, फिर ये है इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं फॉलो करेगा। इसके एग्जांपल में 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, इसके एग्जांपल में mg प्लस O2 गिव्स mgO। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि केमिकल इक्वेशन को जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। तो while writing a chemical equations points to be remembered, क्या याद रखना हमें केमिकल रिएक्शंस लिखने के बाद, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद। पहला, इट मस्ट बी बैलेंस, वो आपका बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी मेंशन्ड, मतलब आपको फिजिकल स्टेट जो होगा रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, वो आपको मेंशन करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है कि जैसे सॉलिड स्टेट है, अगर कोई भी आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो सब्सटेंस का सिंबल और उसके बगल में आपको ये एस लगाना है ब्रैकेट में करके, सॉलिड स्टेट के लिए। इसी तरह से अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए एल लगाना है, और इसी तरह से कोई गैसियस स्टेट में है तो जी लगाना है, या फिर अप एरो का यूज कर सकते हैं, इन दोनों में कोई भी करना है। अगर प्रिसिपिटेट हो रहा है, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्म होना, मतलब दो रिएक्शन को आपने किया, करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो कि उस सॉल्यूशन में घुल ही नहीं पा रहा है, उसमें मिल ही नहीं पा रहा है, वो इनसॉल्युबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस लिखेंगे, या फिर उस सब्सटेंस को डाउन एरो से दिखाएंगे कि वो नीचे बैठ चुका है। ठीक है, यानी कि इनसॉल्युबल है। फिर वाटर सॉल्यूशन जो रहेगा, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसके बगल में हमको एक्यू लिखना है, यानी कि एक्वस, मतलब जलीय होता है, जल में मिला हुआ। ठीक है, तो सेकेंड हो गया फिजिकल स्टेट्स, आपको याद रख के ध्यान रख के लिखना है। तीसरा हमारा है राइट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, यानी कि आपको कंडीशन लिखना है कि रिएक्शन जो हो रहा है वो कौन सा बेसिस पर हो रहा है, कि आपने टेम्परेचर क्या रखा था, प्रेशर क्या रखा था, कैटलिस्ट क्या दिया था। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शंस को करवाए, तेज कर दे, यानी रिएक्शंस को करवाने वाला जो होता है एक तरह से। ठीक है, एक तरह से मतलब समझिए कि अगर मुझे आग, पेट्रोल को अगर आग जलाना है तो उसके लिए हम लोग को माचिस लाना पड़ेगा, माचिस या फिर कुछ आग लगा के उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो इनिशिएट होगा। ठीक है, वो बेसिकली वो प्रमोटर होता है, लेकिन कैटलिस्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन को करवाने वाला, जो करवाएगा। ठीक है, खुद ब खुद रिएक्शन नहीं हो सकता है, कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन कर देगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि राइट हीट चेंजेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, अगर रिएक्शंस में आपका हीट उसमें कंटिन्यूस दिया जा रहा है या फिर हीट कंटिन्यूस निकल रहा है बाहर, तो उसमें आपको हीट चेंज को लिखना पड़ेगा। रिएक्शंस में हीट लिख सकते हैं या फिर उसमें ये सिंबल यूज कर सकते हैं, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, इस सिंबल का नाम है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा नाम इसको बोलते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है, इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिससे कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए अपने कॉपी में, मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हुआ है उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हमारा है रिएक्शंस, पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला का यूज करके इसे इक्वेशन को बनाना है। ओके ना। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ये हमारा ऑलवेज सॉलिड स्टेट में रहेगा। ऑक्सीजन चूंकि हमने इसमें एयर के प्रेजेंस में जलाया था तो यहाँ पर O2 लिखेंगे गैस के फॉर्म में, फिर एरो देंगे, फिर इसे हीट किया था और फिर ये जलने लगा था तो क्या बना था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO लिखेंगे, और ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा क्योंकि हमारा राख बचा था एस हुआ था। ठीक है। इसके बाद जब हमने सब कुछ लिख दिया उसके स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में, तो अब बैलेंस भी कर लेना है हमें। यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगा के ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो जिंक को हम लोग लिखते हैं Zn, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCl, और ये ऑलवेज आपका एक्वस में होगा। किसमें होगा, एक्वस में। कभी भी हम एसिड का यूज करते हैं तो उसको हम लोग पानी में मिलाकर यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो HCl हो गया। इसके बाद गिब्स हमें क्या मिल रहा है, जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होगा ZnCl2, और ये हमारा होगा एक्वस में क्योंकि पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन में ही ये सारा कुछ होगा रिएक्शन। फिर प्लस हाइड्रोजन गैस, तो उसको लिखेंगे H2, और यहाँ पर गैस लिखेंगे। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर गैस नहीं लिखना है तो उसके जगह पर आप ये अप एरो यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसे देखना है कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं, तो जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, बैलेंस हो गया। जिंक एलिमेंट तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन है, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ये प्रॉपर वे हमारा केमिकल रिएक्शंस को लिखने का तरीका है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पूरा कर लेंगे। इस पर मैं कोई भी वर्कशीट अभी नहीं दे रहा हूँ, इसके बाद का जो लेक्चर्स आएगा उसमें 1 बाय 1 आपको वर्कशीट भी मिलेगा और बहुत सारे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।